नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की खबर के साथ। उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से जो होने वाली थी उसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। कल कहा जा रहा था वो कांग्रेस आलाकमान से मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसी किसी भी मीटिंग की पुष्टि नहीं की गई है पार्टी की ओर से। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले 10 जनपथ जाकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। काफी समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच तनातनी चल रही है। कांग्रेस आलाकमान चुनावों से पहले पार्टी की इस भीतरी लड़ाई को शांत करने में जुटा हुआ है। ठीक है, उमा जी से बचो के लिए, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के जो खेमा है वो मना कर रही है कि सिद्धू की कोई मुलाकात होने वाली है राहुल गांधी प्रियंका गांधी से। बैठक नो बैठक, उमाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। इसके पीछे वजह क्या है? ये देखिए, कल जो टीम सिद्धू है उसकी तरफ से जानकारी दी गई हमारे पंजाब के साथी पत्रकारों को कि आज सिद्धू की मीटिंग है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। तो जाहिर सी बात है कि सारी मीडिया यहाँ पे इकट्ठा हो गई, लेकिन अभी राहुल गांधी ने निकलते हुए कहा है पत्रकारों से कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी आज की। तो अब देखना है कि कल क्या कोई मीटिंग होती है, क्योंकि इस बात का भी कंफर्मेशन नहीं है। ये मीटिंग इस लिहाज से अहम थी परिमल की, जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा चल रहा है और जिस तरह से कमेटी बनाकर उसको सुलझाने की कोशिश हुई है, बात यहाँ तक आई है कि खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार आकर कमेटी के साथ पेश हो चुके हैं, वो अपनी बात कह चुके हैं। अब हाईकमान को अपना एक फैसला लेकर उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में पंजाब में चुनाव है। तो ये कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि वो जो रसाकशी है वो बढ़ती जा रही है। तो आज निगाह इस बात पे थी कि अगर सिद्धू की मुलाकात होती है तो सिद्धू के लिए पार्टी हाईकमान क्या रोल तय करता है और क्या ये झगड़ा खत्म होता है या नहीं। लेकिन अब तो ये मीटिंग हुई ही नहीं है, राहुल गांधी ने खुद मना कर दिया है। तो अब ऐसी कोई मीटिंग कल परसों में है या नहीं है, या ये झगड़ा सुलझता है या नहीं, इस पे निगाह बनी रहेगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि सिद्धू कम से कम निकल के यहाँ पर आए। जिस तरह की चर्चा थी कि सिद्धू आने वाले हैं, मुलाकात होने वाली, सिद्धू तो आ गए दिल्ली में। जी देखिए, सिद्धू से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार कहते रहे, यहाँ तक लोकेशन दिया कि पानीपत पहुंच गए हैं। दोपहर को 2 बजे के आसपास ये बताया गया। लेकिन वो अगर पहुंचे तो कहाँ पहुंचे, और फिर ये भी कहा गया कि वो अब अकेली गाड़ी में निकले हैं, मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने साथ में नहीं लिया है, बिना सिक्योरिटी फोर्स के निकले हैं। तो ये भी लगा कि कहीं पे एकांत में कोई मुलाकात हो जाए। लेकिन राहुल गांधी या तो अपने घर पे रहे 12 तुगलक लेन या 10 जनपथ पे, और इस बीच में पत्रकार उनके पीछे हम जैसे लोग लगे रहे। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कहीं से जाकर अकेले में मिले हों। तो अब ये देखना है कि ये जो पूरी आपाधापी है, क्या सिद्धू वाकई में उन्होंने एक चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की जानकारी दे दी, या आगे आने वाले 1-2 दिनों में उनकी कोई मुलाकात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज के पास। जी परिमल, तो जिस तरह से कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है, उस बीच आम आदमी पार्टी क्या कर रही है अब उसकी बात करते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज चंडीगढ़ में 3 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी चुनकर यहाँ पर आती है पंजाब में, तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो इस तरह का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। इसके अलावा पंजाब में पुराने सभी बकाया घरेलू बिल माफ करने और 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया गया है। उन्होंने पंजाब में दिल्ली मॉडल की तर्ज पर काम करने की बात कही है। केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली कंपनियों और सरकार में गठजोड़ है, जानबूझकर गलत बिल भेजे जाते हैं। तो ये 3 बड़े बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। यूपी की योगी सरकार अब लखनऊ में एक और अंबेडकर स्मारक बनाएगी। इस स्मारक का शिलान्यास आज राष्ट्रपति कोविंद ने लखनऊ में किया। इसके पहले मायावती ने यहां अंबेडकर स्मारक बनाया है। उन्होंने इस पे फौरन ट्वीट कर कहा कि पूरे शासनकाल में दलितों का उत्पीड़न करने वाली बीजेपी सरकार अब चुनाव के वक्त ये नाटकबाजी कर रही है।
अंबेडकर स्मारक के शिलान्यास से पहले शंख ध्वनि और स्वस्ति वाचन हुआ और बौद्ध भिक्षुओं ने मंगल कामनाएं की। फिर राष्ट्रपति ने बटन दबाकर अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि महात्मा बौद्ध के एक वाक्य को अंबेडकर बार बार दोहराते थे। अब सरकार ने उसे अपना नारा बनाया है। बार बार वो कहते थे भवतु सब्ब मंगलम। ये शब्द भगवान बुद्ध के थे, उसको बाबा साहब बार बार दोहराते थे। इसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भवतु सब्ब मंगलम का जो मूल पाठ है, मूल उद्देश्य है, उसको साकार कर रही है। आज के योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बाबा साहब के लिए किए जा रहे केंद्र सरकार के कामों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बाबा साहब की यादों को सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार पंचतीर्थ बना रही है। इनमें मऊ में जहां अंबेडकर का जन्म हुआ, लंदन का घर जहां रह के उन्होंने पढ़ाई की, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैतन्य भूमि और दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल शामिल हैं। ये पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों के साथ साथ भारत की उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है, जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। पुस्तकालय अगले साल के शुरू में यूपी में चुनाव हैं, जिनमें 21% दलित वोटों के लिए लड़ाई है। 2014 में मोदी की आमद के बाद से बीजेपी गैर जाटव दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इनमें वो कामयाब भी हुई है। 2007 के विधानसभा चुनाव में यूपी विधानसभा में 89 सुरक्षित सीटें थीं। इनमें 63 सीटें बीएसपी ने जीती थीं। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी विधानसभा में 86 सुरक्षित सीटें थीं। इनमें बीएसपी ने 2 जीती और 68 बीजेपी ने। मायावती के बनाए स्मारकों ने लखनऊ की स्काईलाइन बदल दी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अंबेडकर की याद में बनाया गया अंबेडकर स्मारक है, जिसे उन्होंने अपने हर कार्यकाल में बनाया है। बीजेपी की अंबेडकर स्मारक बनाने की घोषणा से नाराज मायावती ने आज 4 ट्वीट किए, जिनमें लिखा कि अंबेडकर के करोड़ों अनुयायियों का पूरे वक्त उत्पीड़न करने वाली बीजेपी अब अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास कर रही है। ये नाटकबाजी नहीं तो क्या है। बीएसपी बाबा साहब के नाम पर कोई केंद्र बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनावी स्वार्थ के लिए ये करना घोर छलावा है। ऐसे नाटक करने और दलितों का हक मारकर उन पे अत्याचार के मामले में बीजेपी, सपा और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए दलितों, पिछड़ों के लिए आरक्षित लाखों पद खाली पड़े हैं और दलित महापुरुषों के हमारे बनाए भव्य स्मारक बुरी हालत में हैं। इस चुनाव में राजनीतिक दलों का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। एक एक वोट के लिए संघर्ष है। जाहिर है ऐसे में मायावती ये नहीं चाहती हैं कि दलितों में ये संदेश जाए कि उनके अलावा कोई पार्टी दलितों की हितैषी है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के उम्मीदवारों ने जमकर प्रदर्शन किया। वो शिक्षा मंत्री के घर के बाहर खड़े हो गए और वहां पे जमकर नारेबाजी करने लगी। पुलिस ने उस दौरान उन पर लाठीचार्ज की, उनको खदेड़ने का प्रयास किया और ये दरअसल मेरिट और नॉन मेरिट उम्मीदवारों को एक ही कैटेगरी में रखने का आदेश का विरोध कर रहे थे। ये उम्मीदवार एसटीईटी पास उम्मीदवारों का कहना है कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। और अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद के साइबराबाद में शराब के नशे में एक ऑडी कार चालक ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और ऑटो ड्राइवर घायल है। इस मामले में पुलिस ने कार ड्राइवर, उसके पिता और साथ बैठे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये पूरी घटना 27 जून की है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोविड की दूसरी लहर की सबसे ज्यादा मार होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार पर पड़ा है।
CMIE के आंकड़े बताते हैं कि रेस्टोरेंट और होटल के कारोबार से जुड़े तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गईं और 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। हालांकि वित्त मंत्री ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत पैकेज देने का ऐलान किया है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार से जुड़े लोग इस पैकेज पर क्या कहते हैं, देखिए मेरी ये रिपोर्ट। हमारा बार एरिया है, अभी इसमें सारा फ्रिजेस का मेंटेनेंस चल रहा है और जितने भी जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनको दोबारा से एक बार, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं बंद होके, तो सारे के सारे इक्विपमेंट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। नोएडा के सेक्टर 18 का ये रेस्टोरेंट 2.5 महीने बाद खुला है। फ्रिज से लेकर चूल्हा तक और लाइटिंग से लेकर रंग-रोगन तक नए सिरे से कराना पड़ रहा है। इस दौरान मालिक पुनीत पर करीब 2 महीने का किराया 12 लाख रुपए और 3 लाख रुपए कॉमन मेंटेनेंस चार्ज का कर्जा चढ़ गया है। ऊपर से रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए का खराब हो गया सामान अलग से खरीदना पड़ रहा है। जो सरकार का पैकेज है ये हमारे को लोन तो दे रहे हैं, बट लोन से हमें फायदा क्या हो रहा है रेस्टोरेंटर्स को, बिकॉज आप इंटरेस्ट भी वही चार्ज कर रहे हैं जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में, और हमारी बैलेंस शीट्स को देख के, जो 6 महीने की या 3 महीने की बैलेंस शीट्स को देख के, बैंक RBI के केस का अगर हम देखेंगे तो दे क्रिएट अ डेटर, जो देखते हैं 30, 60 दिन, 90 दिन का डेटर क्या है। अब 90 दिन के बाद जब बैंक में वही पेपर्स आप सबमिट कराओगे तो वो कहते हैं आपके डेटर लिस्ट तो इतनी ज़्यादा है, तो आपको तो हम बैंक लोन देंगे ही नहीं। तो हम जब पेपर सबमिट भी कराएंगे तो डेटर लोन के हिसाब से वो वैसे ही फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट सम टाइप ऑफ अ रिलीफ विच इज गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट, आई थिंक सो। नोएडा के सेक्टर 18 में 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट, बार और पब हैं, जहां करीब 2000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ज्यादातर बंद हैं या जो खुले हैं उनमें लोग नहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में कुछ लोग अपना रेस्टोरेंट, पब और बार खोल रहे हैं, लेकिन तमाम सारे जो रेस्टोरेंट और बार हैं वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। ये टीटोज़ है जो कि एक सेक्टर 18 का एक बहुत ही अच्छा बार और रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो इसके मालिक से हम कोशिश करेंगे मिलने की कि आखिर उन्होंने क्यों अभी तक बंद कर रखा है। नोएडा में जहां टीटू क्लब बंद पड़ा है, वहीं उसके मालिक नीरज दीक्षित हमें दिल्ली के मयूर विहार के अपार्टमेंट में वॉक पर मिले। ये कनॉट प्लेस में मास्टर ऑफ मार्ट्स के भी मालिक हैं। दोनों क्लब फिलहाल बंद पड़े हैं। पहला लॉकडाउन खुलने के बाद 30 लाख रुपए लगाकर कनॉट प्लेस का बार खोला था, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद अब वो लाखों रुपए के कर्जदार हो गए हैं और इनके साथ काम करने वाले करीब 250 से ज्यादा लोग बेरोजगार। हकीकत में ये पैकेज जो है खाली ऑन पेपर है और ये सिर्फ सीधा सीधा लोन है। जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या कैपिटल के लिए दोबारा लोन चाहिए हो तो उसी तरीके से बैंक में जाके लोन लेना पड़ता है। पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी गारंटीज हैं। हालांकि सरकार ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत पैकेज दिया है, जिसके तहत 1 से 10 लाख रुपए का लोन बिना शर्त दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि उनकी मुख्य 3 डिमांड थी, जिन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी जो डिमांड है वो बहुत पहले से चलती आ रही। एक डिमांड जो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है, हमने ये सजेस्ट करा था सरकार को कि अगर हमारे को GST के इनपुट में इन्वॉल्व या इंक्लूड कर दिया जाए। अभी तक हम 5% पे हैं। हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर वो हमारे 18% में हमारे को डाल देते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। दूसरी जो थी, हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर GST कि हमारे को वेवर मिल जाए कि 6 महीने तक हमें कोई GST ना पे करना पड़े किसी तरीके से, या जो हम बिजली के बिल दे रहे हैं बिजली के अंदर हमारे को कोई रियायत मिल सके, एक्साइज के फ़ी या जितनी भी लाइसेंसिंग है उसमें कोई रियायत मिल सके, जिससे हमें काम करना आसान हो पाए और हम अपने पैरों पे दोबारा जल्दी से खड़े हो। फिलहाल सरकार के इस ऐलान से होटल और रेस्टोरेंट के मालिक में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका और कई राज्यों में शनिवार रविवार को लॉकडाउन होने की वजह से होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में निराशा ही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।